नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो नए बिंदु की हम बात करें तो आज मैं उपस्थित हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को किस प्रकार से पढ़ा जाए। तो ये है कि हम क्या करते हैं, जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो आज का टॉपिक होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जिस तरह से मैं आज बताने वाला हूँ इस तरह से पहले मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कि किसी ने इस तरह से बताया हो कि किस तरह से आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ सकते हैं। मैं आपको विस्तार से पूरी भूमिका बनाकर आया हूँ, पूरी तैयारी करके आया हूँ, पूरी तरह से भी किस तरह से पढ़ सकते हैं, कौन सा काल जो है वो कितने प्रश्नों में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और किस काल को किस तरह से पढ़ा जा सकता है, किस काल को कितने दिनों में पढ़ा जा सकता है, और किस काल के किस प्रकार से नोट्स बनाए जा सकते हैं, और कौन कौन से जो काल हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो काल है वो कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, और कौन से कालों को आप छोड़ सकते हैं या कम महत्वपूर्ण भी है, और किस तरह से उनको पढ़ा जा सकता है, और याद कैसे रखा जा सकता है, और नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। ये सारी बातें मैं आज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास की। तो जैसे कि मैं एक टेस्ट सीरीज हमने प्रारंभ कर रखी है जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हम पूरा करवा रहे हैं। उसके साथ साथ हमने डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास भी शुरू कर रखा है, और दोनों के लगभग 15 से अधिक जो है टेस्ट हो चुके हैं लगभग। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो मैंने न जाने कितनी बार पढ़ा, पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये जो है जितना मुश्किल हम समझते हैं भी, बार बार ये कहा जाता है, प्रत्येक अध्यापक जो है ये समझाने का प्रयास करता है कि एक डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास ले आइए और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ले आइए। हम वो ले भी आते हैं, पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन होता क्या है आखिर में हमारे पास वही कंडीशन रह जाती है कि हम वो नहीं पढ़ पाते हैं दोनों के दोनों। और हम क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं तो इस जल्दबाजी में पढ़ते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमने क्या पढ़ा है, न हमें पढ़ने का तरीका मालूम होता है। तो गलत तरीके से पढ़ने से वो सही तरीके से याद भी नहीं हो पाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर वही हमारे पास पुस्तकें होती हैं, वो गाइड लेके आनी पड़ती है, गाइड लाकर फिर गाइड से हम पढ़ते हैं, गाइड से तैयारी करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो भी जरूरी है, पाठ्यक्रम कवर करना जरूरी होता है, क्योंकि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पाठ्यक्रम कवर करता है, न डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास कवर करता है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हिंदी साहित्य का इतिहास है। और प्रश्न जो आते हैं, चाहे व्याख्याता की परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक की हो, चाहे नेट सेट JRF हो, तो वहाँ तो अलग अलग तरह से आते हैं। कहने से तात्पर्य है कि हिंदी साहित्य का इतिहास भी आता है, भारतीय काव्य शास्त्र भी आता है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी आता है, उसके साथ साथ कुछ में व्याकरण भी रहती है, जैसे वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता में भी, और शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इनमें व्याकरण भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम कवर नहीं हो पाता, यहाँ तक इनके फर्स्ट पेपर भी रहता है, तो काफ़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। तो ऐसी स्थिति में हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप, अगर अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छे से तात्पर्य जरूरी नहीं है जो कम पढ़ते हैं वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन मेरा कहने से तात्पर्य है कि अगर आपको कोई काम काज नहीं है, आप फ्री होकर रेगुलर पढ़ रहे हैं, जैसे तैयारी के दिनों में जैसे हम पढ़ते हैं, और मुझे लग रहा है कि जब तैयारी कर रहा होता है कोई विद्यार्थी तो वो 12 घंटे पढ़ लेता है। अगर आप 12 घंटे रोज पढ़ते हैं तो किस तरह से आप 10 दिन में 3 बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ सकते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से। ठीक है ना, हम बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 550 पृष्ठ है लगभग। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है ना, क्या है, कितने पृष्ठ है? 550 पृष्ठ है। कितने पृष्ठ है? 550 इसके अंदर पृष्ठ है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये आप भी जानते हो कि कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आदिकाल, 2 नंबर पर हमारे पास आ जाता है भक्तिकाल,
जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा है। उसके बाद आ जाता है रीतिकाल, जिसे आचार्य शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल भी कहा है। इसके नामों के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। 4 नंबर पर आ जाता है हमारे पास आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में क्या है, पहले है गद्य खंड, गद्य खंड। 5 नंबर पर हमारे पास आता है आधुनिक काल। वैसे आधुनिक, इसको ये जो आगे के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, गद्य, आधुनिक और आधुनिक काल, काव्य जो है ये प्रकरणों में बांटे गए हैं, ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। पहले मैं इनके बारे में बता दूं कि किस तरह से पढ़ना है, क्या कुछ है। अब हम बात करते हैं आदिकाल की। तो इसमें कितने पृष्ठ हैं, 45 पृष्ठ हैं लगभग, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं भक्तिकाल की, तो इसमें 120 पृष्ठ है लगभग। फिर हम रीतिकाल की बात करें तो इसमें भी 120 पृष्ठ है लगभग। फिर हम आधुनिक काल गद्य की बात करें तो इसमें भी लगभग 120 पृष्ठ है। और हम आधुनिक काल काव्य की बात करें तो इसके अंदर 150 पृष्ठ है लगभग, ठीक है ना। ये हो गए, ये जितने भी हो गए, जैसे भी हो गए, लगभग 150 के लगभग हो जाएंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें 45 पृष्ठ, इसमें 120 पृष्ठ, ये इस तरह से आपके सामने है। अब मैंने क्या किया, वैसे तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, न जाने कितनी बार पढ़ा है, लेकिन आपको यह बताने से पहले या ये वीडियो बनाने से पहले मैंने स्वयं ने क्या किया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से एक पेज पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने समय निकाला कि एक पेज को कितने समय में पढ़ा जा सकता है। मैंने उसको, ठीक है ना, 2 मिनट और 30 सेकंड में मैंने उसको पढ़ दिया। कितने में, 2 मिनट और 30 सेकंड में मैंने उसको पढ़ दिया। हम इसको मान लेते हैं, मैंने बहुत अधिक आराम से उसी तरह से पढ़ा है, ऐसा नहीं कि स्पीड से पढ़ा है, मैंने उसी तरह से पढ़ा है जिस तरह से एक नॉर्मल विद्यार्थी पढ़ सकता है, उसी तरह से मैंने इसको पढ़ा है। लेकिन हम मान लेते हैं, चलो 3 मिनट मान लेते हैं, 3 मिनट में हम एक पृष्ठ पढ़ लेते हैं। 3 मिनट में हम एक पृष्ठ पढ़ लेते हैं, तो 1 घंटे में 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट। 60 को 3 से करें तो 20 पृष्ठ। 1 घंटे में हम 20 पृष्ठ पढ़ सकते हैं। 1 घंटे में कितने पढ़ सकते हैं, 20 पृष्ठ। तो 45 पृष्ठ, हम 20 पृष्ठ की जगह हम ये मान लें कि आप और अधिक धीरे पढ़ना है, हम एवरेज 15 पृष्ठ की मान सकते हैं। कितने पृष्ठ की, 15 पृष्ठ की हम एवरेज मान सकते हैं कि आप 4 मिनट में एक पेज पढ़ते हो। मैंने तो 2.5 मिनट में पढ़ा है एक पेज, लेकिन हम मान सकते हैं कि आप 4 मिनट में डबल, 4 मिनट में एक पेज पढ़ते हो। तो ठीक है ना, 15 मिनट, 1 घंटे में आप कितने पेज पढ़ लोगे, सॉरी हम ये मान लेते हैं कि आप जो है 4 मिनट में एक पेज पढ़ते हैं, तो 1 घंटे में आप 15 पेज पढ़ लेंगे। 1 घंटे में 15 पेज पढ़ेंगे तो 45 पेज पढ़ने में, पृष्ठ पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा, 3 घंटे। 3 घंटे। और पृष्ठ की भी बात कर लूं, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। ये क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। इतना किसका पृष्ठ है, ठीक है ना। किसी भी संस्करण की या किसी भी प्रकाशन की आप ले आना, कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है ना। और ये जो नॉर्मल बाजार में गाइड आती है वो नॉर्मल गाइड होती है, ये तो वैसे अपनी है, 10,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न SI के लिए आई थी, ठीक है ना। अब इसको देखिए, ऐसे लगाइए तो ये इसकी है आदि, ये देख लीजिए आदि, ठीक है ना। ये इसकी क्या है, आदि है शुक्ल। तो कहने से तात्पर्य ये 550 पृष्ठ भी नॉर्मल गाइड के आधा हो गए, लगभग 250 पृष्ठ ही बच जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अपने चलते हैं, कोई बात नहीं। अब ये 3 घंटे इसको लगेंगे, ठीक है ना। ये 120 है तो इसको लगेंगे 8 घंटे, ठीक है ना। हमने पहला दिन पढ़ा, एक दिन हमने सिर्फ 3 ही घंटे पढ़े, ठीक है ना, और हमने आदिकाल पढ़ दिया, ठीक। दूसरे दिन हमने क्या किया, 4 घंटे पढ़े, हम सिर्फ 4 घंटे शुक्ल का इतिहास पढ़े, बाकी के घंटों में हमने दूसरे विषय पढ़े, तो 2 दिन हो गए, ठीक है ना। फिर इसको भी हमको 8 घंटे लगे, इसमें भी हमें 2 दिन लग गए। फिर आधुनिक काल, इसमें भी 8 घंटे लगे और इसमें भी हमें 2 दिन लगे, ठीक है ना। इसमें भी हमें 10 घंटे लगे
और इसको हम मान लेते हैं 3 दिन, ठीक है ना। इस तरह से ये हो गया। अब हमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने में कितने घंटे लगे? 3, 8, 24, 24, 10, 34 और 3, 37 घंटे। 37 घंटे में हम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ सकते हैं। और कितने दिन में? 1, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9, 1, 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। 10 दिन में रोजाना कितने घंटे पढ़ना है? सिर्फ 4 घंटे। पहले दिन हमने कितने घंटे पढ़ा? 3 घंटे। और बाकी हमने क्या पढ़ा? 4-4 घंटे पढ़ा, ठीक है ना। 4-4 घंटे, रोज का 2 दिन लगे ना, रोज का 4 घंटे पढ़ा, तो सिर्फ 4 घंटे रोजाना, ठीक है। अब ये 4 घंटे पढ़ने से हमने 10 दिन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कर लिया। और मैं आपको बताऊं कि वास्तव में जो विद्यार्थी हैं, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने होंगे, लेकिन ये जो शुक्ल का ये छोटा सा इतिहास है, ये पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पढ़ा ही नहीं जाता। लाख कोशिश के बावजूद भी ये पढ़ा नहीं जाता है, मुझे पता है। बहुत से विद्यार्थी कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं लेकिन फिर रह जाता है, पढ़ते हैं लेकिन फिर रह जाता है, ठीक है ना। अब इसके बारे में बताएंगे नोट्स कैसे बनाए जाए। अब ये है कि जो विद्यार्थी रूम लेकर रह रहे हैं, उनकी एवरेज लगभग 15 घंटे डाल देते हैं वो, ठीक है ना। हम 15 नहीं मानते, हम 12 घंटे की एवरेज मान के चलते हैं। कितने घंटे की? 12 घंटे की, कि रोज वो 12 घंटे पढ़ते हैं। अब अगर रोज 12 घंटे पढ़ते हैं और वो सोचे कि यार मैंने एक बार आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, 12 आती है 36, कितने घंटे लगे? 37। 3 दिन में वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास एक बार पढ़ देगा। 3 दिन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ देगा। फिर 5 दिन 10 दिन दूसरा काम करने के बाद फिर 3 दिन में एक बार फिर पढ़े, ठीक है ना। पहली बार खाली पढ़े। अब इसके नोट्स वगैरह बनाने का तरीका क्या है वो भी बता देना चाहता हूँ। और पढ़ने का तरीका क्या है? पढ़ना क्या है कि पहली बार सिर्फ हमें पढ़ना है। अगर कहीं आपको मौका मिले कि बहुत ख़ास चीज़ है, तो आप क्या कीजिए, उसे नोट कर लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिए, लेकिन पहली बार सिर्फ पढ़िए। पढ़ने से ये कहानी आपके समझ में आएगी कि क्या है, कैसे है, किस तरह से है, क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि अगर आपके पास समय है और आप सोच रहे हैं कि आपके पास, अब 2 तरह का होगा। पहली बार तो आपने क्या करना है, इसको ठीक है ना, पहली बार तो आपने क्या करना है, इसको केवल जो पहले विद्यार्थी जिनके पास समय कम है, वे क्या करेंगे, केवल पढ़ेंगे। अगर नाम मात्र का कोई कुछ लिखना है तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो केवल क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जिनके पास समय कम है वो स्पीडली पढ़ते रहेंगे इसे, ताकि एक सोच विकसित हो, एक समझ विकसित हो। जो आप कितना भी रट्टा मार लें, लेकिन जो अवधारणात्मक प्रश्न आजकल आ रहे हैं वो समझे बिना नहीं आ सकते, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो वो अवधारणा विकसित होगी। और जो अवधारणात्मक क्वेश्चंस जो आते हैं, जो इसी में से अधिकतर आते हैं। और जो मध्यम समय, जिनके पास समय थोड़ा सा ज़्यादा है, वो क्या कर सकते हैं, वो इसके नोट्स बना सकते हैं। वो इसके नोट्स बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं नोट्स, कि मतलब भी कुछ हद तक कुछ लिखा जा सकता है। केवल पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। अब ये जिनके पास अधिक समय है, कहने से तात्पर्य ये है कि अब जो व्याख्याता के विद्यार्थी है उनके पास समय है, वो चाहे तो इसके नोट्स बना सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, फुल नोट्स बना सकते हैं। फुल नोट्स बना सकते हैं। अब फुल नोट्स की बात करें तो फुल नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक रजिस्टर लेने की बजाय आप 2 रजिस्टर लेंगे। एक रजिस्टर लेने की बजाय आप 2 रजिस्टर लेंगे। 2 रजिस्टर लेंगे, उनमें से एक में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल रखेंगे, ठीक है ना, रजिस्टर 1 में। और रजिस्टर 2 में आप क्या रखेंगे, आधुनिक काल।
काव्य और गद्य दोनों, काव्य और गद्य दोनों, ये दो रजिस्टर आप बनाएंगे, ठीक है ना। इन दोनों रजिस्टरों में एक साथ ही नहीं लिखते जाएं, और जो भी काल, जैसे आदिकाल अगर समाप्त हुआ है तो उसके बाद पेज छोड़े। इसको 3 भागों में बांट दें रजिस्टर को, और इसको 2 भागों में बांट लें। और कोई भी काल अगर समाप्त होता है तो उसके बाद पेज जरूर छोड़ें, क्योंकि और भी कोई नोट्स बनाए जा सकते हैं। अब ये तो है नॉर्मल तरीका। अगर फिर भी आप अगर मेरे तरीके से नोट्स बनाना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अभी आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, फिर आप व्याख्याता की करेंगे, और अगर आप व्याख्याता की कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगे कि अभी तो मैं व्याख्याता की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन भविष्य में मैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करूंगा, या साथ साथ इसके उसकी भी तैयारी करूंगा, इस तरह की आपकी अगर सोच है तो आपको नोट्स अलग तरीके से बनाने चाहिए। वो कैसे बनाने चाहिए कि रजिस्टर के एक ही तरफ लिखना चाहिए आपको, ठीक है ना। रजिस्टर के एक ही तरफ लिखिए, दूसरी तरफ उसकी खाली छोड़ दीजिए। अब वो किस लिए छोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप कबीर के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये अपनी बुक है, बुक के 2 पेज हैं, ये पेज 1 है और ये पेज 2 है। अभी आप कबीर के बारे में लिख रहे हैं, आप इस साइड में केवल कबीर के बारे में लिखिए, कबीर के बारे में लिखते जा रहे हैं, यहाँ तक ये कबीर पूरा हो गया। अब इसके बाद आप फिर शुरू कर देंगे। अब अचानक आप क्या लिख रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कबीर के बारे में हिंदी साहित्य के इतिहास में कह रहे हैं वो लिख रहे हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के बारे में सिर्फ अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं कहा, इनकी बहुत सी आलोचनाएं हैं, वहाँ भी इनके बारे में कुछ मिल जाता है, या कबीर की जो और बहुत सी रचनाएं हैं उनके अंदर कबीर के बारे में मिल जाएगा, कबीर से तात्पर्य किसी भी बिंदु के बारे में। तो वो जब आपको मिलेगा अचानक तो उसको आप कहाँ नोट करोगे, अगर उसको कहीं और नोट करोगे तो कबीर जो है आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो वो जो ये खाली जगह पड़ी है, यहाँ कबीर के बारे में वो बात लिख लोगे। फिर हजारी पर शुक्ल क्या कह रहे हैं कबीर के बारे में, फिर अचानक आपको ऐसा लगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में कोई ऐसी बात कही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ी तुलनात्मक दृष्टि से कोई न कहीं मेल खा रही है, तो उसको आप कहाँ लिखोगे, यही कबीर के सामने यहाँ लिख लोगे, ठीक है ना। बच्चन सिंह ने क्या कहा वो भी यहाँ लिख लोगे। तो इस तरह से ये क्या है, आपके एक प्रकार के नोट्स तैयार हो जाएंगे। जैसे ये देखिए, ये मेरे नोट्स हैं जब से मैं पढ़ाने लगा। ये तो हालांकि टाइप करने के बाद है, इससे पहले जो लिखता था रजिस्टर वो इससे भी थे, अलग थे। अब इसमें देखिए मैंने एक ही तरफ लिखा हुआ है, ये देखिए टाइप करवाए हैं, वैसे ये एक तरफ टाइप करवा रखे हैं, एक तरफ ये खाली है, लेकिन यहाँ भी आप देख रहे हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह से ये यहाँ जो खाली है यहाँ भी ये देखो भरा पड़ा है। उसके अलावा ये देखिए इस तरह से, तो जो भी आपको नई चीज़ मिलेगी ये देखिए, और इस तरह से आप पेज भी लगा सकते हैं। अगर फिर भी उस टॉपिक से संबंधित ना आए तो ये देखिए, ये जो पेज लगे हुए अलग से इस तरह से पेज पे लिख के और यहाँ अंदर चिपका सकते हैं। तो इस तरह से आपके क्या नोट्स तैयार हो जाते हैं एक ही जगह से, ठीक है। इस तरह से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। और ये जो समय कम वाले हैं वो केवल पढ़ेंगे और नाम मात्र की चीज़ें लिखेंगे, और मध्यम समय वाले भी नोट्स बना सकते हैं, लेकिन थोड़े शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये तो विस्तृत नोट्स हो गए, अब उसको जो पढ़ेंगे आप उसमें से कुछ जो मुख्य बातें होती है, चाहो तो वो शुरुआत में लिख ले, चाहे तो वो अंत में लिख ले, और चाहे तो ये एक अलग रजिस्टर में लिख लें कि ये शॉर्ट नोट्स है शुक्ल के। तो शुक्ल का भी एक छोटी कॉपी भी बना ले, जिससे क्या है कि आगे से आगे आपका मैटर मतलब पढ़ना जो है एट ए टाइम आसान हो जाए। इसके अलावा कुछ अलग बातें हैं, तो मैंने ये तैयार किया था मैटर इसके बारे में, ठीक है ना। ठीक है, जो बातें मैंने लिखी थी ये मैंने तैयार किया था, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आप बोलने आ गए यहाँ, सारी बातें तैयार करके कि किस तरह से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके अंतर्गत जो आदिकाल है, ठीक है ना, आदिकाल को 4 प्रकरण में बांटा गया और लगभग 45 पृष्ठ है। वो प्रकरण कौन से है? प्रकरण 1 है सामान्य परिचय, प्रकरण 2 क्या है? अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 क्या है? वीर गाथा काल और या देश भाषा काव्य, वीर गाथा काल तथा देश भाषा काव्य, और प्रकरण 4 क्या है? फुटकल रचनाएं, प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं, इसमें भी ये फुटकल रचनाएं, भक्ति काल में भी फुटकल रचनाएं आएंगी। तो आदिकाल जो है वो कितने प्रकरणों में बांटा गया है?
4 प्रकरणों में बांटा गया है। इसको मैंने जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास करवा रहा हूँ तो उसके अंतर्गत ये पूरा का पूरा काल करवा दिया गया है, चाहे तो आप वहाँ जाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल या इसे आप भक्ति काल भी कह सकते हैं। 2 नाम दिए थे, दोहरे नामकरण की व्यवस्था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभ की थी। तो ये कितने प्रकरण है? इसमें 6 प्रकरण है, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं। इसमें प्रकरण 1 तो क्या है? सामान्य परिचय वही। प्रकरण 2 में क्या है? निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा। प्रकरण 3 में क्या है? निर्गुण धारा में प्रेमाश्रयी या सूफी, ठीक है ना, प्रेमाश्रयी या सूफी शाखा। प्रकरण 4 में क्या है? सगुण धारा राम भक्ति शाखा। प्रकरण 5 में क्या है? कृष्ण भक्ति शाखा। और प्रकरण 6 में क्या है? भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। जैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि भक्ति काल की फुटकल रचनाएं ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, ठीक है ना। इनका जो आदिकाल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, छोटा सा है, मैंने बताया 45 पृष्ठ का है, जरूर याद करें। वहाँ से अगर प्रश्न आते हैं तो वो किसी किताब में नहीं मिलते हैं, क्योंकि बाकी सभी के जो आदिकाल हैं, चाहे डॉक्टर नगेंद्र का है, चाहे बच्चन सिंह का है, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, सभी का जो आदिकाल है वो अलग प्रकार से दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल पढ़ने के बाद तो आपके कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। वो सभी अलग प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चंस जो उठाए जाते हैं आदिकाल के वो लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से, और सिर्फ 45 पृष्ठ है, जितना हो सके उसका उतना रट्टा मार लीजिए, ठीक है। और इसकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक जो आता है भूमिका वाला आता है, जिसमें वेंकट शर्मा ने इसकी भूमिका लिखी हुई है। अगर भूमिका वाला मिल जाए तो और ही अच्छी बात है, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि लगभग 30 या 40 पृष्ठों की एक भूमिका है वेंकट शर्मा की। तो उसमें पूरा का पूरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का सार दिया हुआ है, ठीक है ना। मेरे पास ये पड़ा है, दूसरा एक दिखाया था, ये जो है इसके अंदर ये एक था पंचशील प्रकाशन जयपुर वाला, इसमें तो नहीं है भूमिका। और ये एक है मेरे पास, इसके पेज फट गए हैं, इसका प्रकाशन तो नहीं बता पाऊंगा बेटा, क्योंकि ये देख सकते हैं इसकी ये हालत हो गई है। लेकिन इसमें क्या है, कितने पृष्ठों की भूमिका है अभी देख लेता हूं मैं। ये है 51 प्रश्नों की भूमिका है वेंकट शर्मा ने, 51 प्रश्नों की इसके अंदर भूमिका दी हुई है वेंकट शर्मा ने, जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें संपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आ गया है। तो ये भूमिका वाली, शुरुआत में भूमिका देख ले और नीचे ऐसे लिखा होगा वेंकट शर्मा, ठीक है ना, वेंकट शर्मा दिया होगा, किला की सड़क जोधपुर। तो ये आप देख सकते हैं, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं तो कोई बात नहीं। भक्ति काल भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल को उन्होंने उत्तर मध्य काल भी कहा है। ये 120 पृष्ठ का है, ये भी 120 पृष्ठ का है। इसमें प्रकरण 3 ही है केवल। कितने प्रकरण है इसमें? 3 प्रकरण है। रीतिकाल, सामान्य परिचय, वही चीज देखिए, सभी में एक तो सामान्य परिचय आता है सबसे पहले, फिर रीतिकाल में रीति ग्रंथकार कवि और रीतिकाल के अन्य कवि, रीति ग्रंथकार कवि और रीतिकाल के अन्य कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस तरह से इनको नहीं बांटा है कि रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, इस तरह से इन्होंने रीतिकाल को रीति ग्रंथकार कवि और रीतिकाल के अन्य कवि, ठीक है ना, इस तरह से विभाजन किया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में। फिर आता है इनका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, ये तीनों काल जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से जरूर करें। उसके बाद आधुनिक काल आता है, उसके अंदर गद्य खंड आता है और काव्य खंड आता है। गद्य खंड थोड़ा बहुत आप प्रारंभिक जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं, उसके बाद का जो गद्य खंड है वो आप नगेंद्र से कर सकते हैं, करना है इसमें से जरूर पढ़ना है। लेकिन आप ज़्यादा अगर विस्तार से देखना है तो वो डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ ज़्यादा मैटर मिलेगा, यहाँ इतना ज़्यादा मैटर नहीं है। काव्य खंड पे तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि काव्य खंड में तो इन्होंने कितना लिखा है, भारतेंदु काल, द्विवेदी युग और छायावाद। छायावाद भी पूरा नहीं है, छायावाद के बारे में तो नाम मात्र का ही पृष्ठ दिए गए हैं। अब आता है गद्य, आधुनिक मध्यकाल, ये है आधुनिक काल, ठीक है ना। आधुनिक काल के अंदर गद्य खंड आ जाता है, ये भी लगभग 120 पृष्ठ है। इसको उन्होंने कैसे बांटा है? इसको उन्होंने बस बांटा है कि गद्य का विकास, ठीक है ना। प्रकरण 1 क्या है? गद्य का विकास। इसको उन्होंने 2 भागों में बांट लिया कि आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था, ब्रजभाषा गद्य या खड़ी बोली गद्य। आधुनिक काल के पूर्व की, मतलब आधुनिक काल में गद्य के विकास को बताने से पहले उन्होंने क्या कर दिया कि आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य, इसको बताने का प्रयास किया है कि ब्रजभाषा में किस प्रकार गद्य, जैसे श्रृंगार रस मंडन हो गया, और खड़ी बोली गद्य में कहाँ से शुरू हुआ था। उसके बाद प्रकरण 2 है, इसमें गद्य साहित्य का आविर्भाव
आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। फिर प्रकरण 3 में प्रथम उत्थान, ये जो प्रथम उत्थान है ये वही भारतेंदु काल है, गद्य साहित्य का प्रसार। प्रकरण 4 के अंदर द्वितीय उत्थान, ये द्विवेदी युग है। प्रकरण 5 में तृतीय उत्थान, ये छायावाद काल है। तो इन तीनों कालों के इन्होंने बताया है इसके बारे में, ठीक है ना। 1929 में लिखा गया था और हम जानते हैं कि छायावाद जो है वो कब से 1918 से लेके 1936 तक छायावाद रहता है और ये 29 तक है, तो 7 साल का गैप आ जाता है फिर भी। और वैसे भी उसके बारे में तब तक ज़्यादा सामग्री, क्योंकि वो वर्तमान थे तो तब तक उनकी ज़्यादा जो सामग्री है वो उनको मिली नहीं थी, इसलिए छायावाद के बारे में उन्होंने ज़्यादा नहीं लिखा है। फिर आता है आधुनिक काल काव्यखंड। आधुनिक काल के अंतर्गत क्या आएगा, ये आधुनिक काल ही है, आधुनिक मध्य काल नहीं है, आधुनिक काल ही है ये, ठीक है ना। आधुनिक काल काव्यखंड लगभग 150 पृष्ठ है, सबसे बड़ा है ये। इसमें प्रकरण 1 है, प्रकरण 1 क्या है, काव्यखंड पुरानी धारा, काव्यखंड पुरानी धारा, इसमें पुराने के बारे में बताया गया है। प्रकरण 2 में क्या आएगा, काव्यखंड नई धारा प्रथम उत्थान, यही वो भारतेंदु काल। भारतेंदु काल के इन्होंने 2 नाम दिए हैं, भारतेंदु काल भी दिया है और नई धारा प्रथम उत्थान भी नाम इन्होंने दिया है। प्रकरण 3 क्या है, काव्यखंड नई धारा द्वितीय उत्थान, और द्विवेदी युग को इन्होंने क्या नाम दिया है, नई धारा द्वितीय उत्थान। और प्रकरण 4 के अंतर्गत इन्होंने नई धारा तृतीय उत्थान और वर्तमान काव्य धारा है। वर्तमान काव्य धारा के अंतर्गत भी वही आता है, छायावाद काल के बारे में इन्होंने बताया है। तो इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगर आप कोशिश करेंगे तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है और बहुत कुछ इसमें से आने वाला होता है जो दूसरे नहीं कर पाते हैं, वो सब आप आसानी से कर सकते हैं। और फिर भी अगर कहीं समस्या आ रही है पढ़ने में, तो मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास की टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ। आपकी व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक या असिस्टेंट प्रोफेसर की, फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर तो थोड़ा लेट आने वाली है, लेकिन व्याख्याता की और वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा होने से पहले मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो है पूरी कोशिश रहेगी कि आपको 3 बार कम से कम करवा दूंगा, और धीरे धीरे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो आप वहाँ टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। टेस्ट उसके लगभग लगातार चल रहे हैं और उनकी व्याख्या सहित प्रत्येक चीज़ को बड़े आसानी से समझाया जा रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ कि आप आज के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ले आएंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। जो भी समझ में नहीं आएगा वो मेरा टेस्ट देखेंगे, वहाँ मैं पहले उस टॉपिक को समझाता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते वक्त फिर से समझाता हूँ। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय